हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आप इस क्लास में जुड़े हैं, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। आज का इस क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज की इस क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उस चैप्टर से जो है यानी कि VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो क्या आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का इस क्लास। तो इस क्लास में पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीट इस क्लास को देखिएगा, पूरी तरीके से बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 आर्ट्स की जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब यानी कि जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और अगर क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में यानी कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखेंगे। यानी कि पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक में लिखा है कि महाभारत को सामाजिक इतिहास के स्रोत के रूप में कैसे देखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, VVI यानी कि VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है। देखेंगे उत्तर ये होगा कि महाभारत न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जो है ना उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक व्यवस्था का भी वर्णन जो है यानी कि करता है। और ये इसमें जो है विवाह, प्रथा, पारिवारिक संरचना, स्त्री की स्थिति, जाति व्यवस्था और युद्ध जैसे विषयों पर जो है ना महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलता है। कहने का मतलब ये है कि महाभारत में जो है ना सिर्फ सामाजिक इतिहास की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें जो है यानी कि इसमें जो है महाभारत में यानी सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जो है ना इसमें यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है महाभारत जो है ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जो है ना इसमें सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, परिवार की व्यवस्था, ठीक है, और उसके वर्णन, और इसमें विवाह प्रथा, पारिवारिक संरचना, स्त्रियों के बारे में स्थिति, ये सारी जानकारी जो है ना महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दोस्तों कि जाति और वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर था। उत्तर हो जाएगा इसका यानी कि देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें जो है यानी कि विभाजित थी, ये चारों में विभाजित थी, और यह जो है ना जन्म आधारित थी। ये जन्म के आधार पर यानी कि ये विभाजन जो है ये चारों में किया जाता था। जबकि जो है ना जाति व्यवस्था अधिक जटिल थी, और इसमें जो है ना अनेकों जातियां भी शामिल थी, जिनका वर्गीकरण सामाजिक, आर्थिक और पेशेवर आधार पर होता था। ठीक है, उम्मीद है कि दूसरे नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि धर्म शास्त्रों में विवाह के कौन कौन से प्रकार का वर्णन है, इनका सामाजिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका सामाजिक महत्व को भी स्पष्ट करना है। देखेंगे इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो धर्म शास्त्रों में विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें यानी कि ब्राह्मण, दैव, अर्ष और प्रजापत्य को उत्तम माना गया, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, अच्छा माना गया है। और ये विवाह जो है ना सामाजिक नियमों और नैतिकता पर आधारित थे और समाज के स्थिरता के लिए आवश्यक माने जाते थे। ये है यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में मनुस्मृति में स्त्रियों की संपत्ति और अधिकारों के संबंध में क्या बताया गया है। तो उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन इन्हें जो है स्त्री धन प्राप्त होता था, विवाह, उपहार आदि के माध्यम से मिले संपत्ति पर उनका अधिकार था। कहने का मतलब है कि स्त्रियों को कैसे अधिकार नहीं था, तो स्त्रियों को जो है ना यानी कि अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं था। पिता के संपत्ति पर अधिकार जो है ना सिर्फ और सिर्फ पुत्र के ही था, पुत्री का नहीं था। तो पुत्री को क्या मिलता था, तो पुत्री को जो है ना यानी कि स्त्रियों को जो है विवाह के समय में जो भी उपहार मिला करते थे, और इसी उपहार के माध्यम से जो भी संपत्ति प्राप्त हुआ करता था। यानी कि पिता के जो है यानी कि पिता की जो है ना यानी कि देहांत के बाद जो है ना यानी कि पुत्र का ही जो है ना पूरी संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था। एक बात मैं और आप लोगों को बतला दूं कि आपको जो है यानी कि PDF जो है यानी कि फुल PDF बिल्कुल जो है ना मुफ्त में यानी कि आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना यह है कि एक नंबर बतलाते हैं, इस पे जो है आपको WhatsApp SMS करना है। ठीक है, WhatsApp SMS करना है, और ये नंबर है
9437 और 99। इस नंबर पे व्हाट्सएप एसएमएस कीजिए, आपको जो है ना बिल्कुल मुफ्त में ही सारे पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारे पीडीएफ जो है यानी कि नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है, सॉरी प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में है महाभारत में बहुपति प्रथा को कैसे चित्रित किया गया है, यानी कि किस तरीके से जो है इसे चित्रित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में यानी कि चित्रित के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो उसका वर्णन किया गया है। तो महाभारत में द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ था, यही बहुपति प्रथा। मतलब एक पत्नी, एक स्त्री के जो है ना यानी कि एक से ज्यादा पति जो होते हैं उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। तो एक यानी कि द्रौपदी नामक एक स्त्री थी, उनके जो है ना 5 पांडवों से यानी कि विवाह हुआ था। इसका मुख्य उदाहरण है, और यह समाज में प्रचलित नहीं थी, लेकिन इसे एक विशेष परिस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि 5वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था के किस प्रकार आलोचना की। उत्तर हो जाएंगे, बौद्ध धर्म ने जन्म आधारित भेदभाव के अस्वीकार किया और कहा कि मनुष्य के कर्म उसके सम्मान और सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं, और उन्होंने समानता और नैतिकता पर जो है बल दिया है। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में यानी कि महात्मा बुद्ध ये बतलाते हैं कि यानी कि जाति जो है ना व्यवस्था किस प्रकार आलोचना की गई। तो ये महात्मा बुद्ध बतलाते हैं कि जन्म जो है ना आधारित भेदभाव को अस्वीकार किया गया, भेदभाव अस्वीकार किया गया और उससे जो है ना उस प्रथा को फिर समाप्त किया गया, उसे भेदभाव करने की नीति को समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है दोस्तों कि नए नगरों के उद्भव से समाज में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। क्या नए नगरों के उद्भव से व्यापार, शिल्प और श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, सामाजिक संरचना जटिल हुई और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा, जिससे सामाजिक व्यवस्था पर जो है ना प्रश्न उठने लगे। कहने का मतलब कि नए नगरों का उद्भव से समाज में कौन कौन से परिवर्तन, मतलब कि क्या परिवर्तन यानी कि बदलाव जो है देखने के लिए मिले हैं। तो इसमें बदलाव जो यानी कि देखने के लिए जो मिला है दोस्तों, इसमें जो बदलाव जो मिले हैं वो नए नगरों के उद्भव से व्यापार, शिल्प और श्रमिक वर्ग के विकास से हुआ। ठीक है, सामाजिक संरचना जटिल हो गई, मजबूत हो गए और विचारों का आदान प्रदान हुआ। लोगों में एक दूसरे के विचार बढ़े, एक दूसरे के विचार यानी कि एक के विचार दूसरे में, दूसरे के विचार पहले में यानी कि आया, और जिससे सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठने लगे। ठीक है, ये था यानी कि 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे जो है यानी कि आप लोग जो है यानी कि इसे लाइक जो है यानी कि जरूर कर दे, इसे लाइक जरूर कर दे, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यानी कि 8वां नंबर प्रश्न में लिखा महाभारत की रचना और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। महाभारत की रचना कई शताब्दियों तक हुई और इसमें से यानी कि इसमें समय समय पर जो है नए प्रसंग जोड़े गए, और यह एक गतिशील ग्रंथ है और जिसकी कथाएं जो है ना अनेक भाषाओं में पाई जाती है, और इसकी कई जो है ना यानी कि क्या तो पुनर्व्याख्याएं यानी कि हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार समाज का वर्गीकरण कैसे किया गया था। उत्तर हो जाएंगे, ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण जो कि यानी कि ब्राह्मण का काम क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण का काम हो जाएगा दोस्तों यानी कि क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण का यानी कि कार्य की अगर बात करें कि ब्राह्मण का काम क्या था, तो ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। ठीक है, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। उसके बाद क्षत्रिय का काम तो क्या था, तो युद्ध करना और शासन करना, युद्ध करना और शासन करना। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि वैश्य का काम क्या था, वैश्य का काम था कृषि करना, व्यापार करना, कृषि करना और व्यापार करना। ठीक है, उसके बाद फिर शूद्र है, शूद्र का काम क्या था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों का जो है ना यानी कि सेवा करना, ये तीनों का सेवा करने का जो है ना शूद्र का अधिकार था। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां में है द्रौपदी के विवाह की कथा से उस समय के सामाजिक मान्यताओं का क्या संकेत मिलता है।
तो क्या संकेत मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द्रौपदी के बहुपति विवाह से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में कुछ जो है अपवादात्मक सामाजिक यानी कि व्यवस्थाएं भी थी, जिन्हें धार्मिक या तो फिर नैतिक तर्कों के माध्यम से स्वीकार किया जाता था। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में 10 जो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है कलम कॉपी लेकर के बैठे होंगे और इसे लिख लिए होंगे। और आप लोग अगर इसे नहीं लिखे हैं तो प्लीज इसे कलम कॉपी लेकर के आए और फिर से जो यानी कि दोबारा जो है इस क्लास को देखें और यानी कि इसे लिख लें, क्योंकि ये जो है ना 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे लिख लें और इसे याद कर लीजिएगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास जो लेकर के आने वाले हैं वो क्लास 12 जो है यानी कि हिस्ट्री, क्लास 12 की हिस्ट्री और वो चैप्टर जो है यानी कि 4 का जो है क्लास को लेकर के आने वाले हैं। आज तक के जो है दोस्तों मैं बतला दूं कि आज तक के इस क्लास में चैप्टर 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 1 का जो है यानी कि क्लास पूरे यानी कि कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, साथ ही साथ में इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही साथ में जो ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ में जो इसका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो चुका है। उसी तरीके से चैप्टर 2 का भी जो है यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 साथ में जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न ये भी क्लियर हो चुके हैं। उसी तरीके से जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास जो यानी कि हो चुका है और इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी यानी कि कवर करा दिए जा चुके हैं। और ये थे यानी कि आज का इसी चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोगों को इससे यानी कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही लोग को यानी कि इससे फायदा होने वाला है 2026 में एग्जाम के लिए, कि आप जो यानी कि चैप्टर 1, 2 और 3 अगर नहीं देखे तो इसे जाकर के देख लें और चैप्टर 1, 2, 3 का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को भी जाकर के देख लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।